Good morning, everyone. So let us see, in the previous lecture we have taken the example for the floor system, in which we have asked for the design of the main member, or we can say main beam, as B2, which is laterally supported. So in the previous lecture we have seen the one-way slab in both the cases. So today we will take the one of the problem in which we have given the two-way slab. Okay, the problem is taken from the exam question paper, which is mainly for the 32 marks, but for the exam now the chances of the 32 marks question will be less, but the some part of these 32 question marks will be asked. Means it is the combination of the load calculation as well as design of the main beam plus secondary beam plus design of the bolted connection between main beam and secondary beam. So to reduce the marks, it may be asked for the 20 marks. तो 20 marks के लिए यहाँ पे design of the one beam may be neglected, it may be secondary और main beam, तो वो निकाल दिया तो ये totally 20 marks के लिए वो पूछ सकता है. So we will see total question और कैसे हम लोग इसको solve कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे. Already we have seen the steps which is required for the calculation of the loading as well as for the design of the beam. Okay, already we know the connection, how to design the connection between the any two beams. So यहाँ पे भी हम लोग चेक करेंगे फिर भी मेन बीम और सेकेंडरी बीम में हम लोग कैसे कनेक्शन करते हैं. ओके, यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ द बोल्टेड कनेक्शन बिटवीन दी मेन बीम एंड कॉलम फ्लेंज बोला हुआ है, मीन्स दिस कनेक्शन बोला हुआ है, जो ऑलरेडी हम लोग ने स्टडी किया हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको एडिट कर देता हूँ एज अपने को जो चाहिए. इट इज़ नथिंग बट कोई भी एक कनेक्शन पूछा जाता है, बट यहाँ पे मैं SB1 लिखूँगा. इन दोनों में से डिज़ाइन हम लोग चेक करेंगे. सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट. यहाँ पे भी 8 मार्क्स के लिए ये कैरी करेगा मार्क्स. टोटल क्वेश्चन का तुम लोग का ये जो वेटेज है, इट इज़ 32 मार्क्स. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ द लोडिंग फॉर दिस स्लैब. सो इफ़ यू ऑब्जर्व दिस प्लान, यहाँ से तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं वेदर इट इज़ वन वे स्लैब और टू वे स्लैब. बिकॉज फर्स्ट स्टेप जो अपनी रहेगी लोड कैलकुलेशन में, इट इज़ नथिंग बट डिटर्मिनेशन ऑफ द स्लैब लोड. तो स्लैब लोड के लिए अपना फर्स्ट जो स्टेप है, इट इज़ नथिंग बट वी शुड नो द टाइप ऑफ द स्लैब, वेदर इट इज़ वन वे स्लैब और टू वे स्लैब. तो यहाँ से अगर चेक करेंगे, सो वी कैन टेक द रेशियो ऑफ द LX by LY, दैट इज़ 4.5 डिवाइडेड बाय 3.2. So we will get the ratio, that is nothing but that is 4.5 divided by 3.2, it is 1.4. So 1.4 it is less than 2, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, टू वे स्लैब हो जाएगा. So let us start with that is check. Okay, we are not considering in these steps. Let us check the check for this slab. So for that we have taken the ratio of LX by LY, that is longer length 4.5 divided by 3.2, which is nothing but around coming around 1.406. So it is lesser than 2, therefore it is two way slab. In the previous question हम लोगों ने यहाँ पे वन वे स्लैब के लिए लोड कैलकुलेशन देखा था. नाउ वी विल सी लोड कैलकुलेशन फॉर दी टू वे स्लैब. तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे विद दी फर्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर ए भी बोल सकते हो, दैट इज टोटल. हम लोग यहाँ पे स्टेप कंसिडर करते हैं, इट इज़ नथिंग बट योर कैलकुलेशन ऑफ, और वी कैन से टोटल लोड कैलकुलेशन. लोड कैलकुलेशन ये मेन स्टेप हो गई. इसमें हम लोग रिटर्न 3 स्टेप करते हैं, दैट इज स्लैब लोड कैलकुलेशन, लोड ऑन दी सेकेंडरी बीम प्लस लोड ऑन दी प्राइमरी बीम. तो ये 3 स्टेप्स इसके अंदर आएंगे. तो फर्स्ट इसके अंदर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 1, दैट इज स्लैब लोड कैलकुलेशन. स्लैब लोड में अपने पास 3 लोड्स आएंगे, दैट इज सेल्फ वेट, देन लाई लोड, देन फ्लोर फिनिश. सो वी हैव टू चेक यहाँ पे कौन कौन से अपने को डेटा गिवन है. द डिज़ाइन दी SB1 एंड MB1 एंड द बीम टू बीम कनेक्शन बिटवीन देम विद द टॉप फ्लेंज ऑफ द बीम एट द सेम लेवल. यूज़ दी, देखो यहाँ पे हर एक वर्ड का मीनिंग है. यहाँ पे बीम टू बीम कनेक्शन पूछा हुआ है. ओके, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेपरेटली भी लिखा हुआ है. बिटवीन द टॉप, देखो यहाँ पे विद द टॉप फ्लेंजेस ऑफ द बीम एट द सेम लेवल.
जब मैं डिज़ाइन करूँगा यहाँ पे ध्यान में रखना है कि दोनों बीम के टॉप फ्लेंजेस जो है वो सेम लेवल के ऊपर है। ऑब्वियसली दोनों का हाइट सेम नहीं आएगा, इसलिए अपने को यहाँ पे पोजीशन पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज़ दी ISLB और ISMB सेक्शन। देखो हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये गिवन रहता है कि अपने को सेक्शन कौन सा यूज़ करना है। सो भले ही उसमें वो बैठ नहीं रहा है एरिया, फिर भी अपने को ये ISLB या फिर ISMB ही यहाँ पे यूज़ करना है। डोंट यूज़ एनी अदर सेक्शन, ओके, बिकॉज उन्होंने स्पेशली यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। अगर आपने अदर सेक्शन यूज़ करके डिज़ाइन भी किया प्रॉपरली और राइट भी रहेगा तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज क्वेश्चन में टोटली इंडिकेटेड है यूज़ ISLB और ISMB सेक्शन टू डिज़ाइन द बीम। Assuming beam to be laterally supported, as we are designing laterally supported beam only, अभी तक हम लोग यही laterally supported ही देख रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उसका ही डिज़ाइन करेंगे। देखो thickness of the slab given है, means from this we will get the dead load or we can say self weight of the slab. After that thickness of the wall दिया हुआ है, height of the wall दिया हुआ है, lie load is given that is 2 kilonewton per meter square, floor finish is also given that is 0.75 kilonewton per meter square. So we will use this data for the calculation of the slab load. So let us start. We have to consider 3 loads in the slab load calculation. देखो अभी तक एरिया का हम लोग बाद में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द स्लैब लोड। तो फर्स्ट इसमें हम लोग कंसिडर करेंगे दैट इज सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब। सो ऑब्वियसली सेल्फ वेट इट इज़ नथिंग बट डेप्थ इनटू यूनिट वेट ऑफ द स्लैब। तो यूनिट वेट यहाँ पे बोला हुआ है, अगर नहीं भी दिया रहता यू शुड नो दी यूनिट वेट ऑफ द कॉन्क्रीट दैट इज 25, और यहाँ पे डेप्थ ऑफ द यहाँ पे दिया हुआ है थिकनेस ऑफ द स्लैब 150। सो 25 इंटू डी हम लोगों ने कंसिडर किया था। सो इफ़ यू कैलकुलेट इट इज 25 मल्टीप्लाई बाय 150 है, बट वी शुड राइट इन मीटर दैट इज 0.15। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट द एक्चुअल इंटेंसिटी ड्यू टू द योर self weight, which is nothing but 25 multiplied by 0.15, 3.75। whatever ये जो आ रहा है it is in kilonewton per meter square। whatever unit भी बहुत important है। second one we have given the lie load, if it is not given तो भी हम लोग 2 to 4 kilonewton per meter square तक assume कर सकते हैं। so it is given lie load on the slab, I think it is 2 kilonewton per meter square, so we can write it here 2 kilonewton per meter square। next one we have given the floor finish, so we can take the value of the floor finish जो अपने को given है that is 0.75 kilonewton per meter square। so after getting these values we will take the summation of this self weight, lie load and floor finish to get the total intensity of the slab load। so total we can say slab load intensity जिसको हम लोग WS से इंडिकेट करते हैं will be nothing but summation of these three, that is 3.75 plus 2 plus 0.75 which is 6.5 kilonewton per meter square। दिस इज जस्ट द इंटेंसिटी जो पूरे स्लैब के ऊपर आएगी। सो आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। सो नेक्स्ट जो आएगा आफ्टर गेटिंग द स्लैब लोड कैलकुलेशन, द नेक्स्ट वन विल बी बीम लोड कैलकुलेशन, और वी कैन से फर्स्ट बीम जो आएगा दैट इज नथिंग बट सेकेंडरी बीम। फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द लोड ऑन द सेकेंडरी बीम, देन वी विल कैलकुलेट द लोड ऑन द primary beam। so next one that is load calculation, for secondary beam that is SB1। बट नाउ देखो यहाँ पे अपने को स्लैब लोड कैलकुलेशन के लिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, एज इट इज़ 2 वे स्लैब, तो अभी डायरेक्टली ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्लैब। टोटल डायग्राम बना लेते हैं सो दैट वी विल गेट द आइडिया कि हम लोग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, यहाँ पे 2 वे स्लैब है, मतलब यहाँ से जो ट्रैपेजॉइडल यहाँ पे लोडिंग रहेगा। ओके, चेक करोगे हम लोगों ने लास्ट टाइम ही देखा था, यहाँ से लाइन निकलता है, इट इज़ 45 डिग्री के ऊपर, ये भी 45 डिग्री के ऊपर आएगा।
देन रिटर्न दिस वन एरिया, और एक यहाँ पे ट्रायंगुलर। रिटर्न सेम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। इट इज़ द एरिया जो कंट्रीब्यूट करेगा बीम के लिए। तो ये सेकेंडरी बीम के लिए जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इट इज़ नथिंग बट दिस एरिया ओनली। ये जो एरिया है ट्रापेजोइडल एरिया, इट विल कंट्रीब्यूट टू दी सेकेंडरी बीम। सिमिलरली सेम एरिया हम लोग को लेफ्ट साइड से भी मिलेगा। ये जो लेफ्ट साइड से तुम लोग का एरिया इतना बच रहा है, वो भी सेकेंडरी बीम को यहाँ पे लोड ट्रांसफ़र करेगा। वॉट एवर ये जो लोड है ये इस साइड के ऊपर चला जाएगा, दैट इज़ लोड ऑफ द स्लैब, ये बीम कैरी करेगा। सिमिलरली इस साइड के लिए ये साइड का बीम है रिटर्न कैरी करने के लिए। नाउ जो प्राइमरी बीम है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे लोड कैरी करने वाला है। सो प्राइमरी बीम के लिए देखो यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर लोड है वो प्राइमरी बीम के ऊपर चला जाएगा। सो वॉट एवर अपने को यहाँ पे डायरेक्शन जो निकाला है, प्लस अपने को डायमेंशंस भी पता होने चाहिए, सो दैट वी विल टेक द एरिया ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटेड, वॉट एवर डिस्ट्रीब्यूटेड ये ट्रापेजोइडल या फिर ट्रायंगल। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं लेट अस टेक, देखो यहाँ पे टोटल अपने को हाइट दिया हुआ है, दिस हाइट इज़ नोन टू अस, दैट इज़ आई थिंक इट इज़ 4.5, वेयर एज ये भी अपने को नोन है, इट इज़ 3.2 3.2। जो गिवन है। नाउ अगर ये 45 डिग्री के ऊपर रहेगा, अगर ये एंगल तुम लोगों का 45 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये जो फ्रंट वाला जो साइड है, देखो ये वाला साइड और ये नज़दीक वाला साइड, ये दोनों सेम रहेगा, बिकॉज ये 45 ये यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा, इट इज़ 90 डिग्री, तो ये 45 ये 45, तो फ्रंट साइड दोनों का सेम होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इसका हाइट है, दिस ट्राइंगल का जो हाइट है, इट इज़ नथिंग बट ये टोटल 3/2 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 2, तो 3/2 डिवाइडेड बाय 2 इट इज़ कमिंग अराउंड 1.6। तो ये जो हाइट है ये 1.6 मीटर आ जाएगा। सिमिलरली ऊपर का भी 1.6 बिकॉज ये सिमेट्रिकल है, सो वी कैन से इट इज़ ऑल्सो 1.6 मीटर। अगर ये 1.6 है ये 1.6 है, तो बीच वाला भी अपने को मिल जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट 4.5 माइनस 2 इंटू 1.6 विच इज़ नथिंग बट 1.3। तो अपने को ये भी लेंथ मिल जाता है, दिस लेंथ इट इज़ नथिंग बट 1.3। यही डायमेंशंस अपने को चाहिए, एज ये हाइट भी अपने को ऑलरेडी पता है, दिस इज़ ये 3.2 का हाफ, दैट इज़ 1.6 मीटर। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया, ओके, बिकॉज एक बार डायमेंशन अपने को पता चल गया, हम लोग यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं जो SB1 को या फिर MB1 को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा। दिस इज़ अवर SB1 और दिस इज़ अवर MB1। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दी लोड कैलकुलेशन फॉर दी SB1। तो टोटल जो लोड इंटेंसिटी है स्लैब की, दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस एरिया। ये जो रेड में तुम लोगों को बीच वाला जो SB1 के तरफ जा रहा है, वो एरिया हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी टोटल पॉइंट लोड विच वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ऑन दी SB1। तो वो पॉइंट लोड को हम लोग डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द SB1 करेंगे, सो दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट ऑन द SB1 एज ए UDL। तो लेट अस से यहाँ पे हम लोग 1 by 1 ले लेते हैं। फर्स्ट वन जो है अपना, दैट इज स्लैब लोड। देखो स्लैब लोड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर एक बुक में हर एक का कैलकुलेशन अलग अलग दिया हुआ है। सम बुक में डायरेक्टली यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं और डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेसिकली हम लोग जो एरिया जो कंट्रीब्यूट कर रहा है SB1 को, उससे सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, देयर इज़ नो नीड टू टेक एनी कोएफिशिएंट। तो स्लैब लोड विल बी इक्वल्स टू, ओके, MB1 के ऊपर, सॉरी, स्लैब लोड ऑन SB1, यहाँ पे लिख लेते हैं स्पेसिफिक। So we have the intensity of the slab load, that is nothing but 6.5. This is per meter square. ये ध्यान में रखना यूनिट के ऊपर, देखो किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये टोटल एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने को टोटल पॉइंट लोड मिलेगा। तो देखो मैं सिर्फ एक सिंगल ट्रेपेजोइडल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले इंटेंसिटी लिख लेता हूँ, दैट इज 6.5 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द सिंगल ट्रेपेजोइडल। देखो क्या होता है, एरिया ऑफ द सिंगल ट्रेपेजोइडल विल बी, और ये तुम लोगों का जो पैरेलल लाइंस है, इन दोनों का एवरेज लाइन लेते हैं हम लोग, दैट इज दिस 4.5 प्लस 1.3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज 4.5 प्लस 1.3 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज नथिंग बट योर एवरेज हाइट।
ओके, मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितना है, दैट इज 1.6. दिस इज द एरिया ऑफ द सिंगल ट्रेपेजोइडल. लेकिन अपने को क्या करना है, इफ यू ऑब्जर्व SB1 के ऊपर देखो, राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से दोनों साइड से ट्रेपेजोइडल आ रहा है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा. दिस इज नथिंग बट टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी. टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी, अपने को जो लोड मिलेगा इट इज इन किलो न्यूटन. तो वट एवर अपने को क्या चाहिए, वी हैव टू कैलकुलेट दी UDL जो SB1 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा. तो किलो न्यूटन पर मीटर चाहिए. तो कौन से लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेंथ ऑफ द SB1. तो लेंथ ऑफ द SB1 कितना है, दैट इज 4.5. तो 4.5 से मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा, सो दैट आफ्टर दैट वी विल गेट द वैल्यू इन किलो न्यूटन पर मीटर. तो यहाँ से जो तुम लोगों का कैंसिल हो रहा है वो वैल्यूज हम लोग यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं. दिस इज 2 और ये 2. अगर ये कैंसिल हो गया तो अपने को टोटल चेक करो कितना वैल्यू मिल रहा है, दैट इज 4.5 प्लस 1.3 मल्टीप्लाई बाय 6.5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 4.5. I think it is 13.4. Check it whether it is right or wrong. I am getting the value that is 13.404 kilonewton per meter. This is the actual UDL जो अपने को डिस्ट्रीब्यूट करेगा. ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज चेक. इसमें अगर कुछ तुम लोगों को डाउट है तो पूछो. ओके, बिकॉज वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द एरिया मल्टीप्लाई बाय द UDL, और UDL मल्टीप्लाई बाय एरिया अपने को जो मिलेगा इट इज इन किलो न्यूटन. But we have to distribute that load on the SB1 because we are calculating the slab load on the SB1. तो वो पर मीटर में रहेगा. ओके, तो पर मीटर के लिए अपने को वहाँ पे लेंथ ऑफ द SB1 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा. दैट्स वाई वी आर डिवाइडिंग इट बाय 4.5. सो वट एवर ये जो अपने को मिल रहा है इट इज नथिंग बट UDL फ्रॉम द स्लैब. नाउ सिमिलरली वी विल कैलकुलेट सेकेंड लोड, दैट इज नथिंग बट वॉल लोड. ऑब्वियसली यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है क्वेश्चन में, that is the thickness of the wall is 230, height of the wall 1.5 on all beams बोला हुआ है. प्लीज़ रिमेंबर यहाँ पे अगर हर एक बीम के ऊपर बोला हुआ है तो ही हम लोग ये वॉल लोड कंसिडर करेंगे. इफ़ दे हैव इंडिकेटेड पैरापेट वॉल, ध्यान में रखो ये वर्ड मैं अभी तक यूज़ नहीं किया है क्वेश्चन में. पैरापेट वॉल अगर तुम लोग देखोगे, पैरापेट वॉल कहाँ पे रहता है, टेरेस के ऊपर रहता है. ओके, तो टेरेस के ऊपर चेक करोगे तो पैरापेट वॉल ओनली पेरीफेरी के ऊपर यहाँ पे रहेगा, पेरीमीटर के ऊपर ही रहने वाला है. तो इसलिए तुम लोग जब वॉल लोड कंसिडर करोगे, इफ़ यू हैव गिवन द पैरापेट वॉल, सो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट द वॉल लोड ऑन द SB1 बिकॉज पैरापेट वॉल इट इज़ ओनली ऑन द पेरीमीटर ऑफ द बिल्डिंग. तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ साइड वॉल यानी कि साइड बीम के ऊपर ही यहाँ पे लोड कैलकुलेशन करेंगे. नाउ यहाँ पे ऑल बीम के ऊपर बोला हुआ है, सो वी विल कैलकुलेट ऑन द ऑल बीम. थिकनेस ऑफ द वॉल 230, हाइट ऑफ द वॉल 1.5 एंड तुम लोग को यूनिट वेट भी दिया हुआ है, इट इज़ 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. सो सिंपली वी विल टेक द वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी, वी विल गेट द लोड इन किलोन्यूटन, दैट इज सेकेंड वन, दैट इज वॉल लोड. तो वॉल लोड के लिए भी देखो यहाँ पे टोटल अपने को इंटेंसिटी पता है, इट इज़ 220 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. तो 20 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे अगर वॉल्यूम करेंगे हम लोग, टोटल किलोन्यूटन में अपने को लोड मिलेगा. तो वॉल्यूम क्या आएगा, टोटल थिकनेस दैट इज 0.23, 230 बोला हुआ है तो 0.23 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द वॉल 1.5 बोला हुआ है, मल्टीप्लाई बाय देखो कौन से लेंथ के ऊपर वॉल है यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो, SB1 के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हो. तो SB1 का लेंथ है अपने पास, वही लेंथ ऑफ द वॉल रहेगा, इट इज़ 4.5. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉल, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी, यहाँ से अपने को मिलेगा टोटल लोड. टोटल लोड अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है अलॉन्ग द SB1, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय SB1 लेंथ, तभी जाके वो किलोन्यूटन पर मीटर में कैलकुलेशन आएगा. सो वी कैन कैंसिल इट आउट 4.5. सो फाइनली वी विल गेट द आंसर दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 0.23 मल्टीप्लाई बाय 1.5 विच इज नथिंग बट 6.9 किलो न्यूटन पर मीटर. सिमिलरली थर्ड लोड जो है अपना, दैट इज नथिंग बट योर सेल्फ वेट, दैट इज सेल्फ वेट ऑफ द बीम. ओके, बीम का सेल्फ वेट अपने को लेना है, सेल्फ वेट ऑफ बीम. सो सेल्फ वेट ऑफ द बीम हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इट इज़ 1 किलो न्यूटन पर मीटर. 0.5 किया तो भी चलेगा, इट डिपेंड्स ऑन यू. तो इसलिए डिज़ाइन सबका अलग अलग होता है. तो टोटल UDL वी कैन से total UDL on SB1 that is secondary beam will be nothing but summation of these three loads, that is 13.404 plus your 6.9 plus 1
which is nothing but 21.304 kilonewton per meter. दिस इज द एक्चुअल यूडीएल जो हम लोग कंसिडर करेंगे. लेट अस कंसिडर, इसको हम लोग W1 नाम दे देते हैं जो हम लोगों ने पहला कैलकुलेट किया हुआ है. नाउ आफ्टर गेटिंग दिस W1, देखो इसके ऊपर हम लोगों ने यूडीएल कैलकुलेट कर लिया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लोड कैलकुलेशन ऑन द MB1. तो MB1 के लिए देखो SB1 का जो यूडीएल है उससे जो रिएक्शन आएगा यहाँ पे पॉइंट लोड बनेगा. रिटर्न ड्यू टू दिस ट्राइंगल लोड, वॉल लोड एंड सेल्फ वेट, यहाँ पे एक रिटर्न यूडीएल आने वाली है MB1 के ऊपर. तो वो भी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे. दैट इज नेक्स्ट स्टेप. इसमें हम लोग यहाँ पे रिएक्शन निकाला तो भी चलेगा, अदरवाइज डायरेक्टली हम लोगों ने लोड कैलकुलेशन फॉर द MB1 स्टार्ट किया तो भी चलेगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द लोड कैलकुलेशन फॉर द MB1. स्टेप नंबर 3, load calculation for MB1. okay, if you want we can take the first इसका FBD ले लेते हैं SB1 का, so that we can calculate the reaction. okay, totally assume करना it is simply supported. UDL हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है जिसका इंटेंसिटी अभी हम लोगों ने निकाला था. इट इज़ 21.304. which is in kilonewton per meter. Total length of the SB1 will be nothing but 4.5. so from this we can calculate this reaction, that is total load divided by 2. so we can take 21.304 multiplied by 4.5 divided by 2, which is nothing but 47.934. ये जो वैल्यू है अभी यहाँ पे MB1 के ऊपर एज ए पॉइंट लोड रहेगा, तो इसलिए हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन पहले से ही किया हुआ है. सो नाउ स्टार्ट विद दी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. दैट इज स्टेप नंबर 1. इसमें हम लोग पहला कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज स्लैब लोड ऑन MB1. सो इफ़ यू ऑब्जर्व द डायग्राम, इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे. देखो इसके लिए अपने को टोटल ये एरिया लेना है तो भी ले सकते हो, या फिर देखो सिर्फ ये स्मॉल एरिया के लिए भी हम लोग UDL निकाल के भी स्टॉप कर सकते हैं, बिकॉज दोनों सिमेट्रिकल है. अगर तुम लोग टोटल दोनों एरिया लेते हो, ईस्ट एंगल का भी और ईस्ट एंगल का भी, तो दोनों के लिए अपने को लेन जो कंसिडर करना है वो टोटल लेन कंसिडर करना है. ओके, बी प्रैक्टिकल. यहाँ पे मैं सिंगल एरिया ही कंसिडर करता हूँ. जस्ट टेक दिस ट्राइंगल ओनली, जिसका टोटल लेंथ अपने को है, बेस का लेंथ है 3.2, हाइट है उसका 1.6. तो टोटल एरिया आएगा हाफ इंटू 3.2 इंटू 1.6. सिंपल. यहाँ पे देखो हम लोग UDL अपने पास ऑलरेडी स्लैब का UDL है, दैट इज 6.5 स्लैब लोड UDL. सो वी विल टेक इट 6.5 मल्टीप्लाई बाय एरिया. देखो मैं सिर्फ इस ट्राइंगल का कर रहा हूँ, तो इस ट्राइंगल का एरिया आएगा हाफ इंटू बेस विच इज़ 3.2 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज़ 1.6. ओके, दिस इज द एरिया मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी. अपने को किलोन्यूटन में लोड मिलेगा. नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस लोड ऑन द लेंथ. तो देखो ये कौन से लेंथ को अटैच है ये ट्राइंगल, सिर्फ ये 3.2 मीटर को अटैच है. सो वी विल डिवाइड दिस लोड डिवाइडेड बाय 3.2 ओनली. अगर मैंने दोनों ट्राइंगल कंसिडर किए होते थे एरिया ऑफ द ट्राइंगल, देन वी विल डिवाइड इट बाय 3.2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 6.4. तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्मॉल पार्ट ही कंसिडर कर रहा हूँ, तो 3.2 से ही मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा. So this is 3.2. So we will get the value in kilonewton per meter. So I think it is coming around 6.5 multiplied by 3.2 multiplied by 1.6 divided by 2. Okay, divided by 3.2. 3.2 अगर 3.2 कैंसिल किया तो भी चलेगा. ये दोनों अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो भी चलता है. It is nothing but 5.2 kilonewton per meter. This is the UDL due to the slab load. Second one, return, we will take the wall load. वॉल लोड के लिए देखो यहाँ से अगर वापस कैलकुलेट किया तो भी चलेगा, एंड इफ यू टेक दिस वैल्यू ऑल्सो, सेम इंटेंसिटी लिया तो भी चलेगा, बिकॉज सेम वॉल्यूम का वॉल जो है वो हर एक
वी कैन से बीम के ऊपर है। देखो कैलकुलेशन ये थोड़ा डिफरेंट होगा सेकेंड कैलकुलेशन में, बट तुम लोगों का जो आंसर है वो 6.9 ही आने वाला है। इफ़ यू ऑब्जर्व लेटेस्ट टेक, अगर मैं कंसिडर करता हूँ पूरे बीम के ऊपर, अगर ये टोटल बीम का लेंथ अगर कंसिडर करेंगे इट इज़ 6.4, तो 6.4 इट इज़ द लेंथ। सो लेट अस कंसिडर 6.4 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ द वॉल अपने को पता है दिस 230, मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द वॉल पता है 1.5, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉल, मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट है अपने पास 20। अभी इसको मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द MB1। देखो मैंने टोटल लेंथ कंसिडर किया था वॉल्यूम निकालते समय, तो डिवाइड करते समय मैं टोटल लेंथ ही यहाँ पे कंसिडर करूँगा। तो यहाँ हम लोग को डिवाइड करना है इट इज़ 6.4 से। सो इफ़ यू कैलकुलेट 6.4 कैंसिल हो जाएगा, तो कैलकुलेशन में चेक करोगे तो अपने को यही कैलकुलेशन मिल रहा है, दैट इज़ 20 इंटू 0.23 मल्टीप्लाई बाय 1.5, इट इज़ नथिंग बट 6.9। तो तुम लोगों के ऊपर है, अगर डायरेक्टली भी ले लिया तो भी चलेगा। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट इट रिटर्न तो रिटर्न कैलकुलेशन भी कर सकते हो। देन थर्ड वन हम लोग करेंगे दैट इज सेल्फ वेट कैलकुलेशन। सेल्फ वेट ऑफ MB1 विच इज़ नथिंग बट, यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट इज 1 किलोन्यूटन पर मीटर। आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट द टोटल UDL on MB1, that is main beam, will be nothing but summation of these three, that is 5.2 plus 6.9 plus 1, which is nothing but 13.1 kilonewton per meter। ओके, ध्यान में रखना UDL सिर्फ कम आता है एज कम्पेयर टू दी SB1, बिकॉज यहाँ पे लोड कैलकुलेशन बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन मैक्सिमम लोड MB1 के ऊपर ही आएगा बिकॉज इसका ही रिएक्शन MB1 कैरी करने वाला है। तो जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो वी विल गेट द वैल्यू। इफ यू टेक द डायग्राम ऑफ द MB1, सिंपली सपोर्टेड ही है, बीच में यहाँ पे एक पॉइंट लोड आएगा जो ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, विच इज़ नथिंग बट 47.934। जो रिएक्शन है यहाँ पे जाके पॉइंट लोड मिलेगा, दैट इज़ 47.934। बाकी का है UDL जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, इट इज़ नथिंग बट 13.1 kilonewton per meter। सो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द रिएक्शंस हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। टोटल रिएक्शंस विल बी टोटल डाउनवर्ड लोड डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल डाउनवर्ड लोड चेक करोगे तो पहले हम लोग को ये UDL की वजह से कितना इंटेंसिटी आ रहा है नीचे, दैट इज़ 13.1 मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ, इट इज़ 6.4 मीटर। ओके, टोटल लेंथ हम लोग 3.2 प्लस 3.2, तो यहाँ पे आएगा 13.1 मल्टीप्लाई बाय 6.4 प्लस 47.934 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो अपने को रिएक्शन मिलेगा, इट इज़ 65.887। यहाँ पे भी अपने को मिलेगा 65.887। सो इफ़ यू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल्स टू UDL की वजह से आएगा WL²/8, पॉइंट लोड की वजह से आएगा WL/4। दोनों का कैलकुलेशन करोगे तो यू विल गेट दी एक्चुअल वैल्यू। W देखो यहाँ पे 13.1 है, मल्टीप्लाई बाई 6.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, देन प्लस नेक्स्ट वन आएगा WL/4 दैट इज़ 47 मल्टीप्लाई बाय 6.4 डिवाइडेड बाय 4। आई थिंक द आंसर इज कमिंग 142.272। दिस इज इन किलोन्यूटन पर मीटर। सिमिलरली देखो ऊपर भी अपने को ये लगेगा फॉर द बीम कैलकुलेशन, यहाँ पे SB1 का भी लगेगा। तो बेंडिंग मोमेंट ऑन द SB1, इसको मैं 1 कंसिडर करता हूँ, लेट अस कंसिडर दिस इज सेकेंड वन। ओके, सो वी विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पे अगर चेक करोगे तो इट इज़ ओनली UDL की वजह से आएगा WL² डिवाइडेड बाय 8। सो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 21.304 मल्टीप्लाई बाय 4.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, इट इज़ 53.92 किलोन्यूटन पर मीटर, सॉरी किलोन्यूटन मीटर।
सो ये कैलकुलेशन होने के बाद फिर हम लोग सेकेंड स्टेप के लिए जाते हैं, दैट इज नथिंग बट योर डिज़ाइन ऑफ द बीम. हैव यू अंडरस्टूड दिस लोड कैलकुलेशन? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डिज़ाइन ऑफ द बीम ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा. सो यहाँ पे अगर कुछ डाउट है फॉर द लोड कैलकुलेशन तो आप पूछ सकते हो. यस, इज देयर एनीवन? किसी को कुछ डाउट है? ओके, लेट अस स्टार्ट फर्दर वन. यहाँ पे देखो पूछा क्या है, यहाँ पे डिज़ाइन पूछा हुआ है दोनों बीम का. ओके, बीम डिज़ाइन SB1 एज वेल एज MB1 एंड बीम टू बीम कनेक्शन. नाउ हम लोग एक ही बीम यहाँ पे मैं डिज़ाइन करता हूँ. आई विल नॉट वेस्ट टाइम फॉर दैट. ओके, यू विल कंटिन्यू इट. मैं SB1 डिज़ाइन करके देता हूँ, यू विल स्टार्ट फॉर दी MB1. दोनों डिज़ाइन होने के बाद फिर हम लोग बीम टू बीम कनेक्शन डिज़ाइन करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद दी SB1, दैट इज स्टेप नंबर B. ओके, जैसे हम लोगों ने स्टेप नंबर A में हम लोगों ने लोड कैलकुलेशन किया था, नाउ स्टेप नंबर B में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज डिज़ाइन ऑफ द बीम. SB1 स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग. फर्स्ट स्टेप है अपने पास, दैट इज नथिंग बट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट and shear force. Factored shear force, as we have already calculated the value of the bending moment and shear force for the SB1. ये SB1 के लिए, तो उसको हम लोग सिर्फ फैक्टर्ड करेंगे यहाँ पे. तो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट और फैक्टर्ड 1 will be nothing but value is 53.92, so we will just multiply it with 1.5. So we will get the value in factored form, that is 80.88 kilonewton meter. Similarly, factored shear force 1 will be nothing but your 47.934 multiplied by 1.5, that is 1.5 multiplied by 47.934, 71.901, that is kilonewton. Okay, only in kilonewton. After getting this, next one, that is step number 2, that is section modulus, plastic section modulus, and elastic section modulus. दोनों हम लोग कैलकुलेट करेंगे ZE और ZP. फॉर दैट वी हैव टू ऑब्जर्व दी योर IS कोड. IS कोड में ऑलरेडी तुम लोगों के पास MD का वैल्यू है, दैट इज MD विल बी इक्वल्स टू बीटा B इंटू ZP इंटू FY डिवाइडेड बाय gamma MO. So from this we will assume it is plastic section, so from that we can calculate the value of ZP. ZP will be equals to your factored bending moment multiplied by gamma MO divided by सिर्फ FY आ जाएगा. So from this we can calculate the ZP. ZP will be equals to factored bending moment, that is 80.88 multiplied by 10 raised to 6 करेंगे because it is given in kilonewton meter. We will convert it into the Newton mm multiplied by gamma MO, that is 1.1 divided by FY, that is 250, which is nothing but it will gives the value of ZP required, that is 80.88 multiplied by 10 raised to 6 multiplied by 1.1 divided by 250. Please check the value. I think it is 355,872 whatever जो value जो अपने को मिल रहा है, it is in mm cube. Okay, so we can convert it into the centimeter cube if you want, because स्टील टेबल में अपने को जो वैल्यू दिया हुआ है वो सेंटीमीटर क्यूब में है. सो इसको अपने को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वी कैन से इट इज़ 355.872 सेंटीमीटर क्यूब.
बट वॉट एवर अपने को प्लास्टिक सेक्शन का वैल्यू नहीं पता रहता है स्टील टेबल में, सो वी हैव टू कैलकुलेट दी ZE. So to calculate the ZE, we have to use the shape factor. That is, shape factor is nothing but ZP divided by ZE. So from that we can calculate the ZE value. That ZE will be equals to ZP divided by shape factor. So already we have the value of ZP, that is 355.872, divided by shape factor. For the I section it is 1.14. So we will just simply divide it by 1.14. We will get the value, that is 312.168. 312.168. It is in centimeter cube. So now we can use the value of ZE to select this section for the next step, that is step number 3. So let us take this step number 3, selection of section and its classification. So for that, let us consider selection of this section will depend on the ZE value. So we have the ZE, that is 312.168. okay, 312. So let us take the स्टील टेबल. तो स्टील टेबल में चेक करोगे 312 के लिए देखो ISMB ही अपने को यूज़ करना है, तो एक्सीड भी हुआ तो अपने को कुछ ना कुछ तो उससे ही कंसिडर करना पड़ेगा. सो लेट अस कंसिडर इट. वेट फॉर अ सेकेंड. देखो 312 से रिलेटेड है अपने पास. देखो 392 भी है यहाँ पे, बट इट इज़ वेरी लार्ज. तो हम लोग चेक करेंगे कि और कोई सेक्शन है क्या नज़दीक वाला 312 के. ठीक है, कुछ नहीं है आई थिंक. नेक्स्ट पेज के ऊपर ISMB है, 2 ISMB है, उसमें चेक करेंगे. इट इज़ वेरी वेरी लार्ज. सो लेट अस कंसिडर 392. चेक करोगे यहाँ पे 392. इट इज़ दी ISLB 275. मोस्टली सेकेंडरी बीम के लिए ISLB प्रीफरेबल रहता है. सो वी विल यूज़ ISLB 375. सिलेक्ट ISLB 275. तो 275 की जो प्रॉपर्टीज़ है वो अपने को यहाँ पे लिखने पड़ेंगे. सो लेट अस वन बाय वन. 275 का यहाँ पे ZE पहले लिखेंगे 392.4. 392.4. ZXX इट इज़ नथिंग बट 392.4 सेंटीमीटर क्यूब. चाहिए तो इसको mm क्यूब में भी कन्वर्ट करेंगे. सो इट विल बी 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ mm क्यूब. नाउ वॉट एवर बाकी का जो है तुम लोग के पास, चेक इट. जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है, वी हैव दी रेडियस एट द रूट. रूट रेडियस अपने को लगने वाला है, दैट इज़ R1. सो R1 विल बी 14. और कुछ यहाँ पे लगने वाला है क्या कनेक्शन के लिए? नो. यहाँ पे फिर अपने को 14 लगेगा R1, और बाकी का जो वैल्यू है इस साइड में रहेगा 275 के लिए. देखो, तो लेट अस राइट इट डाउन. R1 विल बी 14 mm. नेक्स्ट, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एरिया, नहीं डेप्थ तो सेम ही रहता है. विड्थ लगेगा अपने को, और थिकनेस ऑफ द फ्लेंज. ओके, विड्थ इट इज़ 140, थिकनेस ऑफ द फ्लेंज 8.8, थिकनेस ऑफ द वेब 6.4. 140, 8.8, 6.4. 140, 8.8, 6.4. It is BF value, that is flange width. It is TF value, thickness of the flange, and it is TW value, that is thickness of the web. और अपने को एक चीज़ लगेगा, that is nothing but your IXX. If you have value of IXX, देखो यहाँ पे IXX का वैल्यू है for the 275. IXX will be 5375.3. 5375.3. 5375.3. It is IXX. I think it is in centimeter raised to 4. ये जो तुम लोग का वैल्यू रहेगा, it is in centimeter raised to 4. Okay, it is in centimeter raised to 4.
इफ़ यू वांट इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे. इट इज़ नथिंग बट 5375.3 इंटू 10⁻⁴ mm⁻⁴, बिकॉज अपने को जो वैल्यूज़ लगेंगे वो mm⁻⁴ में ही लगेंगे. सो लेट अस टेक whatever after getting this data we will now further proceed. यहाँ पे d जो रहेगा that is depth will be nothing but 275. now we will take this section classification. तो section classification के लिए अपने पास first जो रहता है, यहाँ पे हम लोग first लेते हैं that is d1 divided by thickness of the web. ये रेशो में d1 का कैलकुलेशन क्या रहता है? इट इज़ नथिंग बट कांस्टेंट लेंथ का जो तुम लोगों का वेब है उसका लेंथ. इट विल बी टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू थिकनेस ऑफ द फ्लेंज प्लस r1. टोटल लेंथ है अपना, टोटल डेप्थ दैट इज 275 माइनस 2 इन ब्रैकेट थिकनेस ऑफ द फ्लेंज 8.8 प्लस r1 दैट इज 14. सो फ्रॉम दिस वी विल कैलकुलेट इट दैट इज 275 माइनस 2 इंटू 8.8 plus 14. I think it is around 229. ओके, ये वापिस अपने को यूज़ होने वाला है इन द FCD कैलकुलेशन. सो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इट इज़ 229.4 डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ द वेब दैट इज 6.4. फ्रॉम दिस वी विल गेट द रेशो फॉर द सेक्शन क्लासिफिकेशन. इट इज़ 35.84. Now if you observe the table number 2 that is section classification, so from this we can distribute. यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं d by tw रेशो इट इज़ लेस दैन 84 एप्सिलॉन. एप्सिलॉन 1 ही रहता है, सो वी कैन से इट इज़ प्लास्टिक सेक्शन. नाउ सिमिलरली b by tf का भी रेशो हम लोग यहाँ पे लेंगे. सेकेंड वन दैट इज b by tf और वी कैन से b1 डिवाइडेड बाय tf. तो इसमें b1 का जो वैल्यू रहता है इट इज़ नथिंग बट हैंगिंग आउटस्टैंडिंग लेग जो रहता है वो दैट इज़ नथिंग बट विड्थ ऑफ द फ्लेंज, सॉरी फ्लेंज विड्थ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, ये b1 लिख लेते हैं हम लोग. तो bf डिवाइडेड बाय 2. तो bf है अपने पास ऑलरेडी दैट इज़ 140. तो 140 डिवाइडेड बाय 2 इट इज़ नथिंग बट 70. सो अगर ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग इट इज़ 70 डिवाइडेड बाय tf दैट इज़ 8.8. So it will be equals to 70 divided by 8.8. It is 7.95, which is also it is less than 84 epsilon and it is also less than 9.4 epsilon. If you want to check, यहाँ पे check कर सकते हो. For the rolled section outstanding element of the compression member 9.4 से lesser है, तो इसलिए ये compression plastic section है. Therefore it is plastic section. So after getting this section classification, next one we will take the fourth check, which is nothing but your moment capacity check. देखो whatever टोटल प्रॉब्लम अगर हम लोग सॉल्व करने जाए तो ये सिंगल लेक्चर में पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे जितना हो सकता है. After that we will see in the next lecture. So MD will be equals to same हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम लोग का डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्चर मेंबर के लिए, दैट इज़ बीटा P इंटू ZP इंटू FY डिवाइडेड बाय गामा MO. अभी सब वैल्यूज़ नहीं है, बीटा B इज इक्वल्स टू 1 आएगा बिकॉज सेक्शन क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने चेक किया इट इज़ प्लास्टिक सेक्शन और प्लास्टिक सेक्शन के लिए इट इज़ 1. सो इफ़ यू पुट दिस वैल्यू ZP हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस शेप फैक्टर दैट इज S इज इक्वल्स टू ZP डिवाइडेड बाय ZD दैट इज ZXX. वी हैव द वैल्यू ऑफ ZXX, सो वी कैन कैलकुलेट द ZP दैट ZP विल बी इक्वल्स टू S मल्टीप्लाई बाय ZXX. सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय ZP के लिए देखो ZD का वैल्यू है अपने पास 392.4 इंटू 10⁻³ इंटू 1.14 एज शेप फैक्टर multiplied by Fy that is 250 divided by gamma MO that is 1.1. So from this we will get the value of MD. So if you have calci please calculate it, that is 392.4 multiplied by 10⁻³ okay, multiplied by 1.14 multiplied by 250 divided by 1.1. I think it is coming around 101.
101.667 into 10 raised to 6. Please check it whether it is right or wrong. Whatever जो value जो मिला it is in Newton mm, so we can convert it into the kilonewton meter, that is 101.667 kilonewton meter. Obviously it should be greater than the factored bending moment. If you check the value of the factored bending moment, I think it is 80.88. so if you observe the value, it is 80.88, उससे ये ग्रेटर ही है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इट इज सेफ. नाउ सिमिलरली नेक्स्ट चेक हम लोग लेंगे, दैट इज चेक फॉर द shear force, और वी कैन से shear capacity check. तो शेयर कैपेसिटी चेक के लिए अपने को शेयर कैपेसिटी वीडी निकालना पड़ेगा. तो दैट वीडी इज नथिंग बट स्ट्रेस इनटू एरिया, सिंपल. तो एरिया जो है इट इज़ अंडर शेयर मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस जो रहेगा, दैट इज एफ वाई डिवाइडेड बाय √3 इंटू ग्यामा एमओ. ओके, एफ वाई डिवाइड बाय √3 दैट इज शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय ग्यामा एमओ, बिकॉज डिज़ाइन शेयर स्ट्रेस निकालना है अपने को. विल बी इक्वल्स टू एरिया जो रहता है दैट इज टोटल डेप्थ, दैट इज 275 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ द वेब जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है, दैट इज 6.4. ओके, मल्टीप्लाई बाय एफ वाई दैट इज 250 डिवाइडेड बाय योर √3 इंटू gamma mo, that is 1.1. so from this also we will take the value, that is 230 multiplied by 6.4 multiplied by 250 divided by √3 divided by 1.1, which is nothing but 230 kilonewton. If you observe it, 230.94 into 10 raised to 3, it is in Newton. So whatever इसको हम लोग convert कर सकते हैं किलोन्यूटन में, that is 230.94 kilonewton. Obviously it is greater than factored shear force, which is nothing but factored shear force is, I think it is around 71.901. इसलिए ये यहाँ पे सेफ हो जाएगा. ओके, बाकी के और 3 स्टेप्स है फॉर द डिज़ाइन ओनली, दैट इज बकलिंग चेक, क्रिपलिंग चेक एंड डिफ्लेक्शन चेक. आफ्टर कंप्लीटिंग दैट चेक we will complete the design of the secondary beam only. So after that there will be step, that is design of the primary beam, and the last step will be design of the connection between the SB1 and MB1. So please be ready. अगर तुम लोग का सिर्फ कनेक्शन भी अगर रिमूव करते हैं तो भी तुम लोग को डिज़ाइन ऑफ सेकेंडरी बीम तक 20 मार्क्स के लिए मेन एग्जाम में पूछा जा सकता है. So we have to do the calculation up to the design of the main beam to get the 20 marks. Okay, हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस प्रॉब्लम फ्रॉम द स्टेप नंबर 5 फॉर द SB1.